साल का एनसीईआरटी अध्याय नंबर 9 खत्म करने की कोशिश करते हैं। 38 1 क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेने का टाइम हो रहा है और इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। क्षमा चाहते हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में ही समझा दूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? तो निम्न में से कौन जो है राज्यपाल को, मतलब राज्यपाल मतलब गवर्नर, आप जानते हैं, और गवर्नर को पद की शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। और इसके बारे में अगर चलिए डिटेल की बातें करते हैं, आप फास्ट करके वीडियो भी देख सकते हैं। संविधान के अगर आर्टिकल की बात करें तो 159 में या अनुच्छेद 159 बोल सकते हैं के अनुसार राज्यपाल जो है अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या, समझ गए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति, अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, ठीक है, तो अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठम जो हैं, वरिष्ठम कहने का मतलब कि बड़े न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ लेंगे। क्या लेंगे? शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान कहिए, प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे, प्रतिज्ञान कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो हस्ताक्षर मान लीजिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, अनुपस्थित हैं, तो न्यायालय के जो वरिष्ठम जो हैं न्यायाधीश उनके समक्ष शपथ लेंगे। समझ गए? और ये कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो आर्टिकल 159 के अनुसार कहा गया है। चलिए चलते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करूं मैं, दूसरे प्रश्न की अगर हम जानते हैं तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे राज्यपाल के वेतन और भत्ते की बात करेंगे। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कैसे दिए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जैसे आपको राष्ट्रपति का दिया जाता है, संचित निधि से उनका भी दिया जाता है लेकिन सेंट्रल लेवल पे। उसी तरह राज्यपाल को राज्य की संचित निधि जो होती है उससे दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकल पे ज़्यादा ध्यान इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल मैं स्पेशली पढ़ाऊँगा। संविधान के अनुच्छेद 202 देख रहे हैं? संविधान के जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 202 3 के क के अनुसार राज्यपाल मतलब गवर्नर के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से सम्मिलित किए जाते हैं, संचित निधि से ही जो है जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछेगा कि राज्य के संचित निधि से जो राज्यपाल को वेतन और भत्ता दिया जाता है या पद से संबंधित जो अन्य व्यय होते हैं, खर्च जो होते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है? तो आर्टिकल हम 202 3 के क में हम बता देंगे। ये क्लियर हो गया? और भी चलिए, और क्या है एक्स्ट्रा हम और जानकारी लेते हैं। तो राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं या वेतन और भत्ते भी जो है राज्य की संचित निधि पर ही भारित होते हैं, संचित निधि पर ही आधारित होते हैं, संचित निधि से ही दिए जाते हैं। भत्ते किनके? तो विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, इनको जो है राज्य के संचित निधि से ही वेतन दिए जाते हैं। यह अवश्य याद रखिएगा और ये भी आर्टिकल 202 के 3 के क के अनुसार जोड़ा गया है। तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बताइए, अगर राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख अगर पूछे कौन होता है तो जवाब दीजिए। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, हम अच्छे से जानते हैं। और सही बात है, राज्य की बात है, स्टेट की बात है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर संवैधानिक प्रमुख अगर देखा जाए, जैसे राष्ट्रपति हमारे हैं सेंट्रल में, उसी तरह हमारे राज्य में राज्यपाल हैं संवैधानिक प्रमुख। संविधान के आर्टिकल 154 में, अब 154 देख रहे हैं तो आर्टिकल 154 के अनुसार क्या है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, क्या कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है ना, राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में ही निहित होगी मतलब गवर्नर के हाथों में होगी, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कहा जाता है, समझ गए ना। तो अधीनस्थ जो अधिकारियों के द्वारा करेगा। चाहेंगे तो गवर्नर अपना स्वयं काम करेंगे, खुद करेंगे, या गवर्नर जो नियुक्त किए हुए हैं उनके अनुसार काम करवाएंगे, या गवर्नर के आसपास जो रहते हैं उनसे काम करवाएंगे। तो ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 151 के अनुसार। इस प्रकार
स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यही तो क्लियर है। कार्यपालिका शक्ति उसके पास है और कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होता है। तो आप जानते ही हैं कि संवैधानिक प्रमुख तो होगा ही। तो क्लियर हो गया? चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है मैं बता देता हूँ। चौथा प्रश्न यह है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो राज्यपाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, तो राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। यही असत्य है, सत्य नहीं है, क्योंकि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, ये राष्ट्रपति के हाथ में है। आर्टिकल 161 के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल जो है उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति, है ना? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो राज्य का आप जानते हैं कि राज्यपाल वहीं तक काम करेगा, जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति काम करे, मतलब राज्य में काम करे। जिस राज्य में राज्यपाल है, उसी के अंडर उसकी शक्ति है और जो कि ये बताया गया है आर्टिकल 161 के अनुसार। जैसे कि चलिए हम कुछ-कुछ जानकारी और लेंगे, आगे थोड़ा-सा और जान लेते हैं। किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को दंड, ठीक है, दंड को क्षमा, प्रविलंब, ठीक है, प्रविलंब, विराम, ठीक है, परिहार करने की, क्या करने की? परिहार करने की अथवा दंडादेश, दंडादेश कहने का मतलब होता है दंडादेश का निलंबन, मतलब देश से निकालने की बात हो रही है, निलंबन, परिहार या इसे लघुकरण भी बोला जाता है, ठीक है, लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्युदंड को वह क्षमा नहीं कर सकता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले बता दूँ, प्रिवश कहते हैं इसे, ठीक है, बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि राहत देना, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, इस तरह का होता है। विराम तो आप जानते हैं, क्षमा कर देना। परिहार का मतलब भी होता है टाइम देना, समय देने की बात होती है, समझ गए? तो ये भी है, रिमिशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये सारा मैं इसलिए बता दे रहा हूँ इंग्लिश में क्योंकि अगर मान लीजिए परिहार नहीं समझ में आया तो रिमिशन तो समझ में आएगा, ठीक है? तो ये है। इस सब का अर्थ एक है, ये माफ़ी करने का अधिकार सबको दिया गया है, ये माफ़ी का ही है, राहत है, जैसे छोड़ सकता है, कुछ दिनों के लिए राहत दे सकता है, लेकिन ये मृत्युदंड नहीं दे सकता, बस इतना जानना है, चलेगा। 5वें प्रश्न की अगर बात करूँ, तो सुनिए, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन, अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इस 4 ऑप्शन में हम जानते हैं कि बी जो आंसर है वो सही है, राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। चलिए इसके बारे में हम जानकारी लें, तो आगे तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी जानकारी लेंगे आर्टिकल ज़रूर याद रखेंगे। तो आर्टिकल 213 के द्वारा राज्यपाल को, ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश, ठीक है, ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसे, अध्यादेश को आप जानते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो आपसे पूछेगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? तो 213 आर्टिकल के तहत दिया गया है, मतलब अनुच्छेद 213 के द्वारा दिया गया है ये शक्ति। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है, राज्यपाल जो शक्ति दिया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो दी गई है अनुच्छेद 213 के अनुसार, राज्यपाल इस शक्ति का जो प्रयोग करता है, उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदनों में, है ना? विधानमंडल का 2 सदन है और दोनों सदनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, एक विधान परिषद होता है, एक विधान आपका सभा होता है। तो अगर दोनों सदन की बात करें, ये मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा होता है, उसी तरह हमारे राज्य में भी विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। ठीक है ना? तो 2 सदन में अगर मान लीजिए कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, मान लीजिए दोनों नहीं हैं, चाहे एक नहीं है, तो ये शक्ति जो है राज्यपाल को दिया गया है अध्यादेश जारी करने का, ठीक है? और इस शक्ति का उपयोग करते हैं इसी समय जब अगर मान लीजिए कोई सदन में नहीं होता है, तब ये शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और सुनिए आगे, यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है, अगर राज्यपाल को विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, इसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई नहीं आएगा, सत्र होगा, बैठक होगा, वो आएगा ही नहीं, तो राज्यपाल को तो एक्शन लेना होगा। वही राज्यपाल एक्शन लेता है और देख लेता है कि कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राज्यपाल जो है, गवर्नर जो है अध्यादेश जारी कर देते हैं, कर देते हैं, कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कैसे आप क्वेश्चन को लेते हैं। विधानमंडल में अगर बात करें, तो विधानमंडल के सत्र की बात करें, सत्र होता है, सेशन को कहते हैं। सेशन मतलब जो बैठक होती है, टाइमिंग होता है, समय होता है, उसी को कहा जाता है। तो विधानसभा के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह अधिनियम बन जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए
किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है राज्यपाल, याद रखिएगा। तो किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है? तो आर्टिकल जो है बी, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 200 में, आर्टिकल 200 में कहा गया है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब कैसे जानकारी लेते हैं इसके बारे में हम। चलिए जानकारी लेते हैं। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, गवर्नर के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है, किसको? राज्यपाल को यह अधिकार है, तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा ना दे। मन करेगा राज्यपाल को, गवर्नर को, मन है तो देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा, चुप भी रह सकता है। अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित जो है कर ले, आरक्षित कर ले या कर सकता है, रिजर्व रख सकता है, ये राष्ट्रपति के विचार हेतु, ठीक है, उस विधेयक को रख सकता है। ये भी अधिकार दिया गया है राज्यपाल को। और ये किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 200 के तहत। चलिए आगे चलते हैं। 7वें प्रश्न की अगर बात करूं मैं, तो 7वां प्रश्न क्या सुनिए, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम विधानसभा के अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना? तो इसका आंसर आप जानते हैं 25 वर्ष होना चाहिए। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष, उसी तरह विधानसभा में 25 ईयर्स होना चाहिए। एकदम क्लियर है, इसमें सोचना ही नहीं है। चलिए इसे जल्दी लेते हैं, फास्ट चलते हैं। संविधान के आर्टिकल 173 में मतलब 173 के अनुसार देखते हैं, बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। अनुच्छेद 173 के अनुसार जो है, तो याद रखना है संविधान के आर्टिकल 173 के अनुसार है जो कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। तो लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, याद रखना है। लेकिन विधान परिषद के लिए मतलब काउंसिल के लिए, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है जिसे परिषद कहते हैं, जैसे हमारा राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष था। उसी तरह राज्य में विधान परिषद जो है, विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। समझ गए? अगर मान लीजिए सेंट्रल पे जैसे लोकसभा हमारा है ना, लोकसभा जो है हमारा वो 25 वर्ष खोजता है, उसी तरह राज्य में जो विधानसभा है वो भी 25 वर्ष ही खोजता है अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। और विधान परिषद जैसे हमारे राज्य में है और जैसे सेंटर में हमारा राज्यसभा है, तो राज्यसभा का 30 वर्ष है, उसी तरह विधान परिषद का भी 30 वर्ष है, ये ध्यान रखना है। बस क्लियर हो गए? कौन से आर्टिकल के तहत ये अधिकार है? तो आर्टिकल 173 के तहत, मतलब आर्टिकल 173 के अनुसार। तो 8वां प्रश्न भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8वां है क्या, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कहते हैं हमारे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता होते हैं। जैसे महान्यवादी हम सेंट्रल पे पढ़े हैं, उसी तरह हमारे राज्य की बात हो रही है तो महाधिवक्ता होते हैं। जैसे देखिए एक बात जान लीजिए, जो सेंट्रल में आप पढ़े हैं वो राज्य में भी बढ़ेगा। जैसे सेंट्रल में आप पढ़े लोकसभा, है ना, और राज्यसभा, 2 सदन पढ़े कि नहीं? उसी तरह हमारे विधान, जैसे राज्य में आइएगा तो विधानमंडल, विधानमंडल में 2 सदन है, जिसमें एक सदन है हमारा विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। और दोनों का एज नहीं है, लोकसभा के कितना है 25, राज्यसभा का पढ़ेंगे 30। उसी तरह राज्य में आ जाइए तो राज्य में विधानसभा का अगर एज पूछेगा 25 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद में हमारा 30 वर्ष होना चाहिए। तो इस तरह ही बटा हुआ है। और फिर उसके बाद जब ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, जैसे पंचायती राज पढ़ाएंगे, तो उसमें भी इसी तरह बटा हुआ है। ठीक है, खाली नाम जो है बटा हुआ है, काज वही छोटे छोटे स्तर पे बटा हुआ है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 165 मतलब 165, अब 165 ही नहीं है, आर्टिकल 165 के 2 के अनुसार, मतलब 165 के 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ठीक है, समझ गए? जनरल मतलब बन सकते हैं, एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। समझ गए? महाधिवक्ता कहने का मतलब है, इंग्लिश में तो आप जानते हैं एडवोकेट जनरल बोला जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि राज्य का अगर राज्यपाल हो या आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो हो, ये सब जो है नियुक्त हो सकते हैं, ये महाधिवक्ता बन सकते हैं। समझ गए? इनमें से कोई भी महाधिवक्ता बन सकते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत ये चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 165 मतलब अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार ये बात कही गई है। क्लियर है? और चलिए, यह जो है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जैसे हमारे महान्यवादी जो हैं सेंट्रल लेवल पे होते हैं, उसी तरह राज्य सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हमारा जो है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का जो है महान्यवादी हैं, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का ये जो है प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, तथा इसके वेतन की अगर बात करें, तो वेतन
एवं भत्ते की बात करें, वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है राज्यपाल द्वारा होता है। तो महाधिवक्ता का वेतन और भत्ते की बात करें तो राज्यपाल करते हैं। चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन-सा है? लीजिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट का अगर बात करें, संसद का जो है उच्च सदन कौन-सा है? राज्यसभा है ना? उसी तरह हमारा विधानमंडल का 2 सदन है। 2 सदन में उच्च सदन कौन-सा होगा? विधान परिषद होगा ना? और निम्न सदन कौन-सा होगा? विधानसभा होगा राज्य का। जैसे हमारा लोकसभा क्या है? निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। उसी तरह तो ये सवाल पूछा है। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ लग रहा है? अगर लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसका आंसर बताइए, तो विधान परिषद होगा, ए होगा। ये उच्च सदन का हो गया ये निम्न सदन हो जाएगा विधानसभा, ठीक है? क्लियर। विधान जैसे संसद का 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, उससे विधानमंडल का 2 सदन, विधान परिषद, विधानसभा, क्लियर? चलिए, जानते हैं। मैं जोड़कर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप गलती ना करें। जैसे संविधान के आर्टिकल अगर बात करें, संविधान के आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 168, 168 आर्टिकल में तो हम जानते हैं कि विधानमंडल की बात होती है और विधानमंडल में दोनों सदनों की बात होगी। लेकिन आर्टिकल 168 के 2 के अनुसार हम देखने चल रहे हैं। तो देखिए 2 के अनुसार क्या है कि जहाँ किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, जहाँ किसी भी कोई भी स्टेट में अगर विधानमंडल है, वहाँ का 2 सदन है, वहाँ एक का नाम विधान परिषद, वहाँ जो है एक का नाम विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। वहाँ का एक नाम है विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। इसी को बोला जाता है उच्च सदन। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। और चलिए दूसरा का नाम क्या है? विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसी को बोला जाता है निम्न सदन। क्या बोला जाता है? विधानसभा को ही बोला जाता है निम्न सदन। होता है, अब जान गए। जिस राज्य में केवल एक सदन है, वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। तो जैसे बंगाल में कहने का मतलब 3 सदन है, ठीक है? और बिहार में हमारा 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, आप जानते हैं। तो एक बात जान लीजिए, जिस राज्य में विधानसभा है, मतलब जिस राज्य में एक सदन है, तो वहाँ सिर्फ़ विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा, है ना? और ये मैं पढ़ा चुका था जब मैं रिमाइंडर बुक पढ़ाता हूँ, जिसका मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ मैं, वो पढ़ाया था, उसमें आपको इसकी चर्चा हम बहुत अच्छे से किए थे। इसमें भी क्लियर हो जाएगा, कौन-कौन से राज्य में है, इसके भी हम शॉर्ट वीडियो डाल देंगे आपको। देखिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन-सा कथन जो है सही है? बताइए। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर राज्यों की विधायिका में जो सम्मिलित है, वो क्या सम्मिलित है बता सकते हैं? तो ये डी 4 नंबर जो है सही है। चौथा नंबर जो आप देख रहे हैं सही है, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। क्लियर हो गया? तो ये जो चौथे नंबर सिर्फ़ केवल 4 ही नंबर सही हैं क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में कौन-कौन सम्मिलित है ये पूछ रहा है राज्य के। तो राज्यपाल तो हैं ही, विधानसभा होगा ही, विधान परिषद होगा ही, तो भी सही होता क्योंकि विधायिका में सम्मिलित है, जहाँ इसका अस्तित्व है। क्लियर हो गया? चलिए, अब बात करते हैं डिटेल लेते हैं। देखिए, अब ये क्या पढ़े? आर्टिकल 168 का 2 पढ़े। हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 168 1 के अनुसार मतलब 168 पढ़ने जा रहे हैं। अनुसार क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है विधानमंडल होगा। क्या होगा? एक विधानमंडल होगा जो कि हम जानते हैं, जो कि राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है से मिलकर बनेगा। समझ गए? तो विधानमंडल होगा, एक विधानमंडल होगा 168 के अनुसार जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। और ये सही बात है, यहीं पे तो है आपका क्लियर, यहीं पे तो मैंने किया कि विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में मतलब ये आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं विधानमंडल, ठीक है? मान के चलिए, मान के चलना है, सही भी मानना है, ये भी जान लीजिए, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। विधायिका की जगह पे अगर मैं विधानमंडल दे दूँ, विधानमंडल में सम्मिलित है, तो आप राज्यपाल को सम्मिलित कर लीजिए, विधानसभा को सम्मिलित कर लीजिए, विधान परिषद को सम्मिलित करिए और ये तीनों मिलकर ही जो है हमारा जो है तैयार होता है विधानमंडल, ये आप जान लीजिए। तो विधायिका में सम्मिलित जब तक राज्यपाल नहीं होंगे, विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद नहीं होगा, तो विधानमंडल बनेगा कैसे? 11वें प्रश्न की बात करूँ। 11वां प्रश्न क्या है सुनिए, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सत्य नहीं है? बताइएगा, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सत्य नहीं है, ये बताना है। तो सत्य आपको अगर जानना है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पद समानता राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। क्या ये बात सत्य है? यही बात असत्य है। सुनते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं तो आगे तो सबसे पहले आर्टिकल को ज़रूर याद करते जाइएगा। संविधान के आर्टिकल 164 की बात करते हैं, मतलब अनुच्छेद 164 मतलब आर्टिकल 164 की बात करते हैं। 4 के अनुसार क्या है? 164 के अनुसार क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये सही बात है। अपॉइंटेड जो है कौन करेगा?
राज्यपाल करेंगे, गवर्नर करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। अब बात बताइए यहाँ पे, आप सोचिए कि जैसे हम सेंट्रल लेवल पर पढ़े थे, जिसमें मुख्यमंत्री का जैसे आप पढ़ रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये हम जान गए। जान गए कि नहीं? जान गए। अब प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्री का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे। उसी तरह राज्य में भी है, राज्यपाल जो है नियुक्ति किसका करेगा? मुख्यमंत्री का, मतलब सीएम का नियुक्ति करेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी अगर करना है तो राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर करेंगे, है ना? सेंट्रल सेंट्रल हम पढ़े, फिर देखिए अचानक हम स्टेट पढ़ रहे हैं तो सेम ही है, पद सेम है, काम भी सेम है, लेकिन छोटे स्तर पे हो गया। अब राज्य स्तर पे ही काम करेगा मुख्यमंत्री, लेकिन नियुक्ति तो भाई इसी के अनुसार होगा, है कि नहीं? स्पष्ट है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये हम जान गए, ना कि उसका चयन करता है। और यही तो बात है, सिलेक्शन करने की बात ही नहीं है, चयन का मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन करने की बात ही नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का सिलेक्शन करेगा ही नहीं, सीएम का, वो जब भी करेगा तो नियुक्त करेगा। कर लेते हैं 12वां प्रश्न है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, कौन थी? बताइए। भारत की मतलब कोई कोई राज्य का नाम ले लीजिए और किस राज्य में जो है राज्यपाल बनी थी, गवर्नर बनने वाली पहली महिला बताइए। पहली महिला का नाम सुने होंगे, पहली महिला बताइए। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, सरोजिनी नायडू का नाम सुने होंगे, यही बनी थी पहली गवर्नर, है ना? सुने होंगे। अब इनके बारे में थोड़ा फास्ट चलते हैं और खत्म करते हैं। सुनिए, तो आगे भी चलेंगे। सरोजिनी नायडू जो हैं भारत की प्रथम महिला हैं, ये सब लोग जानता है, तो इस पे हम ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। जिन्हें जो है राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया, गवर्नर के जो है पद पर नियुक्त किया गया था, किनको? सरोजिनी नायडू को। और जब हुआ तो भारत की प्रथम महिला बन गई। अब कौन से राज्य से? तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल बनी थी, कौन? सरोजिनी नायडू। अब इनका समय काल बताया जाए कब से कब तक, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर, मतलब 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक ये पद पे रहे, मतलब 2 मार्च 1949 तक, मतलब 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी रही। 13वां प्रश्न की अगर बात करें, 13वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? बताइए। तो डी नंबर, राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे निम्न में से किसी राज्य का विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो राज्य विधानसभा परिषद का। इससे आपको एक दिमाग में आया होगा कि जैसे हमारा राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, है ना, लेकिन हाँ उसे समाप्त किया जा सकता है, उसी तरह हमारा विधान परिषद जो राज्य में है उसका विघटन कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य में राज्यसभा का पद जैसा काम करता है, सॉरी विधान परिषद। क्लियर हो गए? तो याद रखना है, तो इसका भी विघटन नहीं हो सकता, हाँ समाप्त कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी और लेते हैं और जोड़ते हैं सेंट्रल और स्टेट को। तो क्लियर किया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा का विघटन जो है तो किया जा सकता है। तो जैसे हमारा लोकसभा जो सेंट्रल लेवल पे संसद में लोकसभा जो है पार्लियामेंट में, उसी तरह राज्य का विधानसभा ये एक ही है दोनों का, और दोनों का विघटन हो जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, है, समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गए? ये हमारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा की थी। लेकिन अब सुनिए, आर्टिकल 169 के अनुसार, आर्टिकल 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, समझ गए? संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने का, मतलब क्रिएशन करने का या समाप्त करने का जो है अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद जो काउंसिल है, विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु उसका विघटन मतलब डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्य के विधानसभा, इसका विघटन हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। उसी जगह पर 169 आर्टिकल के अनुसार अगर देखें, जिसमें क्या है कि विधान परिषद का सृजन होगा, ठीक है, या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। विधान परिषद जो है, विधान परिषद को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है, और उसको समाप्त किया जा सकता है। चलिए 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं, 14 प्रश्न क्या है, चलिए शुरू करते हैं। 14 प्रश्न है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? बताइए। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उससे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा, संबंधित जो राज्य हैं हमारे स्टेट जो हैं, स्टेट की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, क्या 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा होता है। चलिए इसका डिटेल की बात करते हैं। तो सुनिए,
आर्टिकल 169(1) के अनुसार देखते हैं। आर्टिकल 169 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद, ठीक है, 169 बोलिए या 169(1) बोलिए, एक ही है। तो अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद तब कर सकती है, तब करेगा यदि उस राज्य की विधानसभा ने, मतलब उस राज्य का अगर विधानसभा जो है, विधानसभा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तभी स्थापना हो सकता है, ठीक है। देखिए, संकल्प की बात नहीं करते, विधानसभा की अगर कुल सदस्य संख्या का बहुमत है उसके द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया होगा। तो 2/3 बहुमत तो होना आवश्यक है कि राज्य में अगर दूसरे सदन की स्थापना करना है किसी राज्य में, ठीक है, तो किसी राज्य में अगर करना है ना, तो एक बात जान लीजिए कि विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये तो क्लियर हम जान गए। और ये जो है आपका दूसरा सदन का मतलब है कि विधान परिषद की बात हो रही है, उसकी स्थापना की बात हो रही है। और उसकी स्थापना के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सृजन कर सकता है, या विधान परिषद का सृजन कर सकता है, या समाप्ति, ठीक है। और संसद तभी कर सकता है जब उस राज्य की विधानसभा ने जो है संकल्प लिया हो। क्या लिया हो? संकल्प, या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा हो, तभी हो सकता है। बात करें 15वां प्रश्न जो है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है, ठीक है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं पद पर बना रहता है या बने रहते हैं। तो बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर आपको लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो विधानसभा के विघटन की बात हो, डिसॉल्व की बात हो रही है। डिसॉल्व के बाद भी क्या होता है कि अध्यक्ष जो हैं, स्पीकर जो हैं पद पर बने रहेंगे जब तक दूसरा नहीं बन जाता, ये तो आप जानते हैं। तो विधानसभा के विघटन के पश्चात, जब विघटन हो जाता है उसके पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वो अपने पद पे बैठे रहेंगे, अन्यथा नहीं बैठ सकते। मतलब पद पे बैठे रहना है जब तक दूसरा नहीं आ जाए, ये आप जानते हैं। चलिए, तो ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल 179 के ग की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 179 में ग जो है, ग के अनुसार क्या है कि विधानसभा के विघटन की बात हो रही है, डिसॉल्व की बात हो रही है। विघटन मतलब समाप्त की बात हो रही है। तो विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेंगे। ये आर्टिकल हमारा 179 ग के अनुसार कहा गया है, इसमें सम्मिलित भी है। क्लियर हो गया? 16वां प्रश्न है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना, अगर मान लीजिए विधानसभा का सदस्य जो है, मेंबर जो है, निर्वाचित नहीं होता है, हुए बिना कोई मंत्री जो है किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? अपने पद पर मतलब जो पद मिला हुआ उस तक, कब तक बता सकते हैं? किस अवधि तक? समय बताया गया है। तो हम जो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक, मतलब 6 महीने तक। माह मतलब महीना। अगर बात करते हैं और, तो इसका आर्टिकल इसका भी होगा जिसमें बात कही गई है। तो संविधान के आर्टिकल जो है 164 के 4 में, आर्टिकल 164 जो है 4 के 4 में, 4 के अनुसार अगर देखें तो यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, अगर किसी का नहीं, मतलब न विधान परिषद का है न विधानसभा का है, तो उसे 6 माह के अंदर, कितने माह? 6 माह, मतलब 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए, अगर विधानमंडल में हैं, अब विधानमंडल के 2 सदन ही हैं, विधानसभा, विधान परिषद, जो कि राज्य स्तर पे पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें भी ये नियम है कि 6 महीने के अंदर आपको एक सदन में जो है क्या बोलते हैं, मेंबरशिप चाहिए, सदस्यता बनना होगा तभी होगा। उसी तरह इसमें भी है, राज्य में भी विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। इसमें आपको एक सदन, कोई भी सदन में आपको सदस्यता लेना आवश्यक है, नहीं तो वो पद से हटना पड़ेगा। अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखिए, 6 माह तक उनको पद पर रह सकते हैं, उसके बाद हटना ही आवश्यक है अगर किसी सदन का सदस्य नहीं बनते हैं तो। जैसे हमारा राज्य में है, राज्य को पढ़ रहे हैं, उसमें सेंटर में भी था, जो कि लोकसभा राज्यसभा में था, उसमें भी 6 माह तक अगर नहीं बनेंगे, राज्यसभा का सदस्य नहीं बने या लोकसभा का नहीं बने तो हट जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी है, राज्य में भी, ठीक है, कि आपको विधानसभा, विधान परिषद में से एक को बनना पड़ेगा, नहीं तो 6 माह के अंदर हटना है। 17वां प्रश्न क्या है कि राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश जो है किसके द्वारा दिया जाता है? बताइएगा। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। 17वां का मतलब होता है स्थगित करने का, ये रोकने का, ये कहने का मतलब है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 174 के अनुसार
174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय-समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है। सत्र आहूत कर सकता है मतलब इस सेशन को आहूत कर सकता है, मतलब आहूत का मतलब बुला सकता है। कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। तो याद रखना है कि आर्टिकल 174 के अनुसार देखा जाए, 174 के अनुसार देखा जाए, तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय-समय पर अधिवेशन हेतु अधिवेशन करने के लिए या बैठक करने के लिए वो सत्र क्या कर सकता है? बुला सकता है। आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। और चलिए, तथा उसका सत्रावसान मतलब स्थगित कर सकता है। तो स्थगित भी कर सकता है, ये हम पढ़ लिए। किंतु देखिए, किंतु मतलब किसी एक सत्र की किसी एक सत्र, कोई भी एक सत्र या कोई सेशन जो होता है, सत्र मतलब अंतिम बैठक मतलब लास्ट सिटिंग, अंतिम बैठक और आगामी सत्र शुरुआती जो होता है, अंतिम बैठक एक हो गया, आगामी सत्र मतलब आगामी सत्र का मतलब पहले वाला शुरुआत। जैसे ही मान लीजिए दूसरा खत्म हुआ तो उसका टाइमिंग जो होता है ना, अवधि, उसी को कहा गया आगामी, जब शुरू होता है। तो आगामी की प्रथम बैठक मतलब फर्स्ट सिटिंग के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो एक बात जान लीजिए, अंतिम बैठक जो खत्म होगा, उसके बाद से आपको जो प्रथम अधिवेशन करना है, उन दोनों के बीच की अवधि अगर पूछे ना तो 6 माह के अंदर होना चाहिए। 6 माह के अंतराल होना चाहिए। 6 माह के अंतराल और 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, 6 माह के अंदर ही होना चाहिए। 18वां प्रश्न क्या है? यदि किसी राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है पद त्यागना चाहे, तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? बताइए। वह अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो हम जानते हैं कि राज्य की अगर विधानसभा का अध्यक्ष की बात करें या स्पीकर की बात करें और पद त्यागना चाहता है, स्पीकर जो है पद छोड़ना चाहता है, तो त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देंगे। आप क्लियर है? चलिए, तो आप जानते हैं यहाँ पे, सुनिए। तो देखिए, इसकी भी आर्टिकल है, तो आर्टिकल 179 के ख के अनुसार देखना है। 179 ख के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अपना त्याग पत्र जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे। किसे देंगे? विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। अगर बात करें और तो विधानसभा का उपाध्यक्ष जो है, जिसे डिप्टी स्पीकर बोला जाता है, वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो वो विधानसभा के अध्यक्ष को देंगे। 20वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? देखिए, पहली अगर पूछा जाए राज्यपाल, तो हम जानते हैं सरोजिनी नायडू। अगर पूछे भारत के किस राज्य की बात हो रही है, स्टेट में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनी, तो आप वो भी जानते हैं कि राज्यपाल जहाँ से बनी थी वहीं से मुख्यमंत्री का भी नाम आता है, मतलब दोनों यूपी से हैं। अब यूपी से जो राज्यपाल बने थे उनके बारे में हम जानते हैं कि सरोजिनी नायडू नाम है, लेकिन मुख्यमंत्री जो सीएम बनी थी उनका नाम क्या है? ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी, लेकिन अब चलिए उनका नाम बता देते हैं। सुचेता कृपलानी नाम ही है इनका, सुचेता कृपलानी। तो सुचेता जो कृपलानी हैं, वो भारत के किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का क्या है? मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वर्ष 1963 की। सुचेता जो देख रही हैं, सुचेता कृपलानी की बात कर रहे हैं, तो वे जो है वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 1963 में बनी थी। कहाँ की बनी थी मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पहली महिला थी। क्लियर हो गया। 20वां प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, 20वां क्वेश्चन है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है ये बताइए। तो सत्य नहीं है वो है सी। कौन नहीं है? सी। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल भी प्रयोग कर सकते हैं, तो सारा सलाह जरूरी नहीं है, यही गलत है। कैसे? अब चलिए देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एकदम सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, एकदम करता है भाई। जैसे हमारे पीएम जो हैं, है ना, उसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो भी तो मंत्रिपरिषद का बैठक का अध्यक्षता करेगा, स्पीकर रहेगा। मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं, एकदम सही बात है। अगर देखिए, सीएम की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल और भी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर। इसकी अगर बात करें तो आर्टिकल 163 की बात करते हैं। 163 मतलब 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेका अधिकार है। क्या है? विवेका अधिकार के अतिरिक्त क्या है? सहायता
और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है मुख्यमंत्री होगा। ये बात हमारा आर्टिकल 163 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार है, एक अधिकार मिला हुआ है कि सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का जो है होना ज़रूरी है और इसका प्रधान हमको मुख्यमंत्री को भी होना ज़रूरी है। तो मुख्यमंत्री का भी होना ज़रूरी है। तो सीएम का, राज्य का पड़ रहा है ना, तो सीएम का। ये आर्टिकल हम जान गए, 163 में इसकी बात कही है। और सुनिए, इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त है। और सही बात है, बहुत सारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल को प्राप्त है। वह अपने सभी जो है कृतियों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती कि मुख्यमंत्री के ही ऑर्डर को फ़ॉलो करें, ऐसा नहीं है। कुछ-कुछ ऑर्डर को मानना है, कुछ ऑर्डर को नहीं मानना है। और वहाँ पे जो हम देखें आंसर कि सभी सलाह को, ये तो गलत हो गया, सभी सलाह को कैसे मानेगा? राज्यपाल का भी तो अपना जगह है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? 21वां प्रश्न है जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल जब भी होगा, वो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है? कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। संविधान में जो है राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। तो संविधान में राज्यों के मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं किया गया है, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक, विधानसभा का जो कार्यकाल है तक माना जा सकता है। जितना विधानसभा का कार्यकाल है उतना माना जा सकता है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है? देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, लेकिन विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, समय होता है, उसके अनुसार माना जाता है। ठीक है? तो 5 साल का तो है विधानसभा का कार्यकाल, तो मुख्यमंत्री का भी 5 ही साल होगा। क्लियर हो गया? अब आगे बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे, तो सुनिए कि जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा का कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष था। यहाँ पे थोड़ा-सा गलती हो गया, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल मूल रूप से कितने वर्ष का थी या कितने वर्ष का था? तो 5 वर्ष का था, 5 इयर्स का था। ये क्लियर हो गया? ये बात जो है कहाँ कहा गया है? तो सुनिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, मतलब 1976 के द्वारा आपातकाल के दौरान, कब? आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्योंकि इसी सदन से जुड़ा हुआ है, तो 5 वर्ष का होगा। ठीक है? ऐसे फिक्स नहीं है कि मुख्यमंत्री का कितना है। और चलिए, क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष कर दिया गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 में हुआ था। ठीक है? तो अधिनियम बन गया वो, जब पुनर्गठन हुआ तो। तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की जो है विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष, मतलब पुनः 5 वर्ष हो जाएगा। अभी तक जो है 6 वर्ष ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बात जान लीजिए। लेकिन जो एक्ट आया जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम का 2019 का, संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन हो गया, और जब विभाजन हुआ तो जम्मू कश्मीर भी हमारा केंद्रशासित प्रदेश हो गया। अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का क्या हो गया, मतलब केंद्रशासित प्रदेश हो गया ना, संघ राज्य। तो विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष हो जाएगा। अभी हुआ नहीं, हो जाएगा। तो हम अभी टिक लगाए हैं 6 वर्ष। अब जैसे ही बात होगी तो हम अपडेट दे देंगे, ऐसे आप भी अपडेट रखिएगा। अभी याद रखिए, पुनः 5 वर्ष हो जाएगा, अभी है 6 वर्ष ही। चलिए, अब बात करते हैं 22वां प्रश्न। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो वो हमारा राजस्थान। राजस्थान में हमारा विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। और चलिए और भी जानकारी देते हैं आगे। तो देखिए, आर्टिकल 168 1 के क में बात करते हैं, मतलब 168 के क के अनुसार जो है वर्तमान में भारत के 7 राज्यों जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद है, किंतु राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि ये बताइए कि अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 7 राज्य में। कौन-कौन? तो आगे तो जान लीजिए, जम्मू कश्मीर,
बिहार हो गया दूसरे नंबर पे, तीसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथे पे कर्नाटक हो जाएगा, 5वें पे आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब जब और छठे प्रश्न पे छठे में हो जाएगा आंध्र प्रदेश और 7वें में हो जाएगा तेलंगाना, तो 7 हो गया। इसकी चर्चा जो है किस आर्टिकल के तहत की गई है? 168 के 1 के क में कही गई है। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, 23 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? ध्यान से सुनेंगे और अगर मन होगा तो स्पीड कर लीजिएगा। 23 है कि विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं निर्हरताओं शब्द सुन रहे हैं, इसका हम बात करेंगे, चलिए आगे। ठीक है, तो विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा। डिस्क्वालिफिकेशंस, निर्हरताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है से संबंधित जो प्रश्न है, प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतिम निर्णय जब भी किया जाएगा तो राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, गवर्नर द्वारा किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं और समझते हैं, तो सुनिए। आगे है कि संविधान के आर्टिकल 120, 192 याद रखना है, ठीक है? तो संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत याद रखना है क्या है? 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को या सदस्यों की, ठीक है? विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है। किसका लेता है? इलेक्शन कमीशन का सलाह लेता है, एडवाइस लेता है कौन? राज्यपाल। अगर मान लीजिए इस पे डिस्क्वालिफिकेशन है, विधानसभा के कोई सदस्य है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित अगर बात है और उस पे अगर किसी प्रश्न पर निर्णय लेना है, उसका फैसला सुनाना है, तो सबसे पहले सलाह किससे लेगा? निर्वाचन आयोग से लेगा, इलेक्शन कमीशन से लेगा। किंतु अंतिम निर्णय जो है, डिसीजन जो है, राज्यपाल द्वारा ही लिया जाता है। मतलब अंतिम डिसीजन तो राज्यपाल द्वारा ही लिएगा, ये भी जान लीजिए, राज्यपाल ही लेगा, ये भी जान लीजिए, गवर्नर ही लेगा, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा, क्या सही है, क्या गलत है। अगर गलत है तो भी राज्यपाल लेगा, सही है तो भी राज्यपाल लेगा, अंतिम रूप से निर्णय राज्यपाल लेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 24 क्वेश्चन नंबर है, देखेंगे 24 क्वेश्चन नंबर है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, राज्य पढ़ रहे हैं, स्टेट पढ़ रहे हैं, तो किसी राज्य की, कोई भी राज्य हो, कोई भी स्टेट की, अगर विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्य में, स्टेट में विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होंगे? बिहार में विधान परिषद है, उसमें राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं, तो बताइए। तो इसमें भी आप अच्छे से जानते हैं, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, ठीक है? कुल सदस्यों का 1/6 भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 171 के अनुसार, तो आर्टिकल 171 के 5 के अनुसार, मतलब 5 में अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषद है, बाद में छोड़िए, जिन राज्य में विधान परिषद है, वहां उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत, मतलब नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो विधान परिषद में जैसे हमारा सेंटर में राज्यसभा है ना, उसी तरह स्टेट में जो है हमारा विधान परिषद है, और विधान परिषद में राज्यपाल के हाथ में काम होता है, मतलब राज्यपाल के अंडर होगा, और राज्यपाल क्या करेगा? 1/6 भाग मनोनीत करेगा। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनका अगर मनोनीत करने की बात होगी, नॉमिनेटेड करने की बात होगी, तो राज्यपाल करेगा। कितना करेगा? तो कुल सदस्य जो है, कुल मेंबर हैं, उसके 1/6 भाग करेंगे, मतलब किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, मनोनीत करने के लिए, चुनने के लिए, ठीक है? नॉमिनेटेड करने के लिए। और सुनिए, राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को, राज्यपाल जो गवर्नर है, ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है। क्या करता है? सदस्य मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव, स्पेशल नॉलेज हो या व्यवहारिक अनुभव, ठीक है, रखते हो। ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर हमारा भी जो है कितने थे, ऊपर हम लोग पढ़े थे, मतलब जब सेंट्रल जाइएगा राष्ट्रपति के अंदर, तो राष्ट्रपति के अंदर भी साहित्य, विज्ञान, कला, ये सब चीज जो है जुड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ भी राज्य में विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, साहित्य, विज्ञान, कला,
सहकारी, समाज सेवा के लोग, विशेष विज्ञान जिनके पास है, व्यावहारिक अनुभव, ये सबको रखते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इस सब क्षेत्र से। क्लियर हो गया? 25वां प्रश्न की बात करते हैं कि यहाँ पे राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। बताइए, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है, तो वो किया जाता है डी, राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। अगर बात करें तो सुनिए, मतलब राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्री के जो वेतन भत्ते की बात हो रही है, पैसे कौड़ी की, उसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानसभा द्वारा करेगा। तो चलिए देखिए, संविधान के आर्टिकल जो है, हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, 64 के 5 में है, मतलब 164 के 5 के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से किया जाएगा। मतलब पूछेगा कि वेतन भत्ते की चर्चा, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन भत्ते की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 164 के 5 में की गई है, मतलब 164 के 5 में की गई है। और इसमें क्या हुआ है कि राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा द्वारा ही पारित अधिनियम में किया जाएगा, इसी के माध्यम से किया जाएगा वेतन भत्ता, याद रखिएगा। देखिए 26 क्वेश्चन नंबर है कि संविधान बनने के समय, सुनिएगा, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे NEFA के नाम से जाना जाता है, वह अब है, क्या है? तो बी, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जिसे NEFA के नाम से जाना जाता है, वह है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि नाम सुने हैं, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे NEFA बोला जाता है शॉर्ट में, ऐसे नीफा बोला जाता है, ये जानते हैं ना, नीफा, इसी को बोला जाता है नीफा। इसी का नीफा का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे आपसे, तो गलती मत करिएगा। नीफा का N से नॉर्थ, E से ईस्ट और F से फ्रंटियर और A से एजेंसी, समझ गए? तो नीफा, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को नीफा के नाम से भी जाना जाता है ना। नीफा के मतलब अरुणाचल प्रदेश पहले नीफा के नाम से भी जाना जाता था, ये भी बोल सकते हैं। नीफा पूछे या नीफा किस राज्य का है, तो आपको याद हो गया होगा, अरुणाचल प्रदेश का है। और नीफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अब चलिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को असम के समवर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में, 1948 में, किससे अलग करके? नीफा को किससे अलग करके? असम के समवर्ती क्षेत्र से अलग करके 1948 में, 1948 में बनाया गया था। किससे बनाया गया था? असम से हट के बनाया गया था। किसको? नीफा को, है ना, जो कि बाद में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। कब जाना जाएगा? चलिए देखिए, वर्ष 1986 में, मतलब 1986 में। ठीक है, तो 1986 के अधिनियम द्वारा जो है, इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। उस समय जब शुरुआत था, तो नीफा के नाम से जाना जाता था, जब असम के समवर्ती क्षेत्र से अलग हो रहा था 1948 में। और फिर 1986 में क्या हुआ कि एक अधिनियम आया, और उस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश के नाम से एक नया राज्य का दर्जा मिल गया था नीफा को ही, इसलिए नीफा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गए? और इसकी स्थापना का अगर बात करें, लागू की बात करें, तो 20 फरवरी 1987 में जो है बन के तैयार हो गया, मतलब अलग राज्य का दर्जा मिलकर तैयार हो गया। चलिए 27वां प्रश्न की बात करते हैं। 27वां प्रश्न क्या है, सुनिए, कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? अब राज्य के विधानसभा की बताइए, फिर विधान परिषद को क्लियर करेंगे। तो विधानसभा के सदस्यों की अगर अधिकतम निर्धारित अगर संख्या पूछे, या संख्या, अधिकतम संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे उसको 500 है। कितना है? 500 है, ये हम जानते हैं। ठीक है, 500 है। अब कैसे, चलिए जानते हैं। तो सुनिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के 1, मतलब 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में बोल रहा हूं मैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मतलब तेरी की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या जो है अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 मेंबर से मिलकर बनेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक कितने मेंबर? 500, और कम से कम कितना होना चाहिए? तो 60 से जरूरी है, 60 सदस्यों की जरूरत है। किंतु इसमें भी किंतु लग गया, किंतु परंतु लग गया। कैसे किंतु? सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी,
ये जो आप 4 देख रहे हैं, सिक्किम देख रहे हैं, मिज़ोरम देख रहे हैं, गोवा देख रहे हैं और पुडुचेरी देख रहे हैं। ठीक है, पुडुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 32, 40। विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः हम देखते हैं तो देख लीजिए 32 जो संख्या है वो सिक्किम का है, मिज़ोरम का 40 है, गोवा का भी 40 है और हमारा जो है क्या है पुडुचेरी का 30 है। तो आपको विधानसभा सदस्यों की संख्या जो इस क्षेत्र पे देख रहे हैं, जैसे सिक्किम है तो सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या है, मिज़ोरम में 40 है, गोवा में 40 है और हमारा पुडुचेरी में भी 30 है। ठीक है? जो इस प्रावधान के अपवाद हैं। ये सब जो है अपवाद हैं। मतलब देखिए 60 सदस्यों से मिलकर बनेगा। केंद्र शासित जो प्रदेश आप देख रहे हैं या जो स्टेट देख रहे हैं हम लोग का, उसमें क्या है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 60 मेंबर से मिलकर ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। लेकिन कुछ अपवाद है। अपवाद में आपको अब मैं दिखा दूँ, मतलब अपवाद करने का मतलब कुछ-कुछ में, कुछ-कुछ स्टेट में, जैसे मैं आपका सिक्किम देखें, तो सिक्किम में क्या है 32 है ना, होना चाहिए 60 मेंबर मिलके बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो 32 हैं। तो ये भी अपवाद में हैं कुछ-कुछ हमारा भारत के राज्य में। जैसे मिज़ोरम की बात करें, तो मिज़ोरम कितना है? तो 40 से सीट है ना मिज़ोरम का और सिक्किम का 32 है। गोवा का भी हमारा 40 है, मतलब 60 तो है ही नहीं। जो कि लिखा हुआ है कि 60 कम से कम 60 मेंबर होने चाहिए। लेकिन अपवाद में जहाँ पे जैसा सीट है उस हिसाब से इसका भी नाम आता है। तो आगे बात करते हैं। सदस्य अब देखिए सदस्यों की ये संख्या की बात करें, सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 मेंबर हैं, ठीक है? 403 तो उत्तर प्रदेश की है, ये जान लीजिए, जबकि सबसे छोटी विधानसभा जो है पुडुचेरी की है, जो कि 30 ही है। कितना है? 30 है। क्लियर हो गया? 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर है। 28 क्वेश्चन नंबर है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, मतलब सीएम द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गए? तो चलिए सुनिए। भारत में केंद्र के समान राज्यों भारत में केंद्र के समान जो राज्यों में सभी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब केंद्र के समान जो राज्यों में अपनाया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, याद रखिएगा, जैसे केंद्र में जो है उसी के समान राज्य में भी है ना? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है औपचारिक प्रमुख जो है राज्यपाल होता है। हाँ, फॉर्मल रूप से अगर देखा जाए, औपचारिक रूप से देखा जाए तो राज्यपाल ही होगा कार्यपालिका शक्ति, जैसे राष्ट्रपति हमारे हैं केंद्र में, है ना? सेंटर में। तो वही तो बोल रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था सेम है, जो कि केंद्र में है उसी तरह राज्य में भी है। और शक्ति राज्यपाल के हाथ में है। जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है। तो एकदम सही बात है कि जैसे केंद्र में हमारा प्रधानमंत्री के हाथ में है, प्रधानमंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद के हाथ में है, उसी तरह राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार में जो है राज्यपाल के पास तो है कार्यपालिका शक्ति, लेकिन वास्तविक अगर शक्ति की बात करें तो हमारा मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिपरिषद के हाथ में है। सेम के हाथ में है ना? क्लियर। तथा राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्यपाल जो है अपना जो कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, मतलब सीएम के सलाह से करेगा। राज्य के मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख है वो होते हैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, जिसे सीएम बोलते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, ये हम लोग जानते हैं, सीएम ही तो होगा। अब वास्तविक ही पूछा था, ये भी क्लियर है। और सभी शक्तियां उसमें क्या होती है? निहित होती है। तो सीएम में ही ना निहित होगा, ठीक है। तथा उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके। 29वां प्रश्न है कि राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है। कौन नियंत्रण रखता है? तो डी नंबर है, उपरोक्त में से कोई नियंत्रण नहीं लगता है। वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता, किसी का नहीं, न राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य के वित्तीय सचिव का। चलिए अब किसका होगा भाई, पढ़ते हैं भाई। चलिए देखिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोलर, नियंत्रक मतलब होता है कंट्रोलर, एंड ऑडिटर जनरल। तो अब चलिए जानकारी लेते हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं की बात करते हैं। वित्तीय लेखाओं जो है पैसा लेन देन, ये वाला बात करते हैं। तो राज्य केंद्र के साथ साथ क्या करते हैं? नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक होते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएजी बोलते हैं। तो सीएजी का काम सिर्फ केंद्र में नहीं, राज्यों के वित्तीय लेखाओं में भी है कंट्रोल, याद रखिएगा। तो वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण का कार्य भी करता है।
अब एक बात जान लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि वित्तीय लेखाओं का नियंत्रण किसके पास है, तो सीएजी के पास है। सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हाथ में है। केंद्र हो या राज्य हो, दोनों जगह वित्तीय लेखाओं की अगर बात करेंगे, तो सीएजी को टिक लगाइएगा। तो देखिए आर्टिकल 151 के 2 के अनुसार हम बात करते हैं। आर्टिकल 151 हम देख रहे हैं और 151 के 2 में 2 के अनुसार क्या है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएजी बोलते हैं, वो क्या करेंगे कि किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट्स को जो है उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कौन प्रस्तुत करेगा? सीएजी। सीएजी मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। वो क्या करेगा कि जो रिपोर्ट है वो जाके किसको देगा? उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे उनको जाके देगा। क्लियर हो गए? राज्यपाल इस प्रतिवेदना को मतलब रिपोर्ट्स को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। विधानमंडल के समक्ष मतलब दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखा जाएगा। कौन रखेगा? राज्यपाल रखेगा, मतलब गवर्नर रखेंगे। ये इसकी चर्चा कहाँ की गई है? इसका हक कहाँ दिया गया है कि ये सीएजी रिपोर्ट जमा करेगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल जाके वहां करेंगे विधानमंडल में। तो ये आर्टिकल 151(2) के अनुसार ये जो है शुरू किया गया है। क्लियर हो गए? क्लियर क्लियर क्लियर। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि राज्य में धन विधेयक मतलब मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में जो धन विधेयक है प्रस्तुत किया जा सकता है तो वो है केवल विधानसभा में। राज्य में धन विधेयक मतलब मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत जो है किया जाता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हमारे केंद्र में जाइएगा तो केंद्र में जो धन विधेयक होता है मनी बिल वो केवल लोकसभा में ही आता है। उसी तरह राज्य के धन विधेयक जो है मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, किया जाता है केवल। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार क्या है कि धन विधेयक जो है विधान परिषद में जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 198 के अनुसार क्या हुआ है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो विधान परिषद में नहीं किया जाएगा। बस इतना जान लीजिए। राज्यपाल और विधानसभा का निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, अब नहीं है। तो वो आर्टिकल 370 था जो कि हम पढ़ चुके थे। ना ये अब था में ही सवाल पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए अब इसमें कि भारतीय संविधान के भाग 21 कितना 21 कितने भाग हैं? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, करिएगा जरूर। तो भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 21 के अनुच्छेद भाग 21 अनुच्छेद 370 में भाग 21 में अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। विशिष्ट स्पेशल एक प्रावधान किया गया है। 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने क्या किए कि विलय अवधि पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। क्या घोषणा की है? 1947 में 26 अक्टूबर मतलब 26 अक्टूबर 1947 को क्या किए राजा हरि सिंह ने क्या किए विलय पत्र एक अधिपत्र था, विलय अधिपत्र होता था मिलाने के लिए, उस पर हस्ताक्षर कर लिए थे और जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने का औपचारिक मतलब फॉर्मल घोषणा कर दिए थे। कौन? राजा हरि सिंह। इस अधिपत्र द्वारा क्या हुआ, जो राजा हरि सिंह के अधिपत्र पर उसके द्वारा हुआ प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी शक्तियां भारत सरकार को सौंप दी गई। फिर साइन हुआ था अधिपत्र में और ये राजा हरि सिंह कर लिए थे। तथा भारत सरकार जो है सुन लीजिए, तथा भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था। तो इसी के तहत मतलब उस समय फिर 370 मिला और जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान हो गया था। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। मतलब विशेष जो दर्जा 370 था उसे समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 6 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्तुत हुआ और ये राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अधिसूचना और इसके द्वारा जो है आर्टिकल 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर का विशेष जो दर्जा था उसे समाप्त कर देगा। 370 पूरा नहीं, 370 का एक भाग, ये जरूर ध्यान रखना। चलिए आज के लिए ये खत्म हो गए, फिर मिलते हैं रात को 10 बजे जो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है उसका।